आज का टॉपिक है किडनी डोनर्स। किडनी डोनर्स की बात करें तो जो किडनी डोनर्स होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक जो जिंदा इंसान डोनेट करता है जिसको बोलते हैं लिविंग डोनर और दूसरा एक मरा हुआ जिसको बोलते हैं डिसीज़्ड डोनर। अब जो लिविंग डोनर होता है वो आइदर रिलेटेड हो सकता है, जिसको डोनेट कर रहा है उसका रिलेटेड है उसके फैमिली मेंबर जैसे भाई-बहन, माता-पिता और रिसेंट मॉडिफिकेशन 2011 में हुआ था जिसके बाद दादा-दादी ये लोग भी होते हैं या अनरिलेटेड होता है। अनरिलेटेड में जो डोनर होता है तो अगर अनरिलेटेड रहेगा तो डोनेट कैसे कैसे होगा? इसमें एक जो डोनर होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्टिक डोनर। अल्ट्रुइस्टिक डोनर क्या होता है कि इसमें एक ऐसा बंदा होता है, एक ऐसा आदमी होता है जो अपनी किडनी डोनेट करता है बिना उसको जाने हुए। वो उसको नहीं जानता है किसी भी तरीके से और वो उसको किडनी दे देता है। तो इसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्टिक डोनर। इसको समारिटर्न भी बोलते हैं क्योंकि समाज सेवा का काम है एक तरीके से, तो ये एक समारिटर्न डोनर भी कहलाता है। और दूसरा जो डोनर होता है उसको बोलते हैं केपीटी। केपीटी में मतलब क्या होता है कि अगर 2 लोग हैं, एक आदमी ए है और दूसरा है एक आदमी बी है। ए के पास 1 डोनर है और बी के पास 1 डोनर है। अगर ये जो एक का जो डोनर है, वो ए को नहीं डोनेट कर पा रहा है, दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं है और यही सेम प्रॉब्लम बी के डोनर के साथ है, तो ये दोनों आपस में अदला-बदली कर लेते हैं। इसको बोलते हैं केपीडी। केपीडी का मतलब होता है किडनी पेयर्ड डोनेशन। किडनी पेयर्ड डोनेशन। अब अगली बात करें डेड डोनर, तो जो डेड डोनर लेते हैं उसमें 2 तरह का होता है। एक होता है ब्रेन डेड पेशेंट जिसको बोलते हैं डीबीडी। डीबीडी का मतलब होता है डोनेशन आफ्टर ब्रेन डेथ और दूसरा होता है डीसीडी। डीसीडी का मतलब होता है डोनेशन आफ्टर सर्कुलेटरी डेथ। अब डीबीडी या डीसीडी जो डोनर होता है, ये जितना भी डोनेशन प्रोग्राम होता है, सब कुछ जो रहता है, वो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको बोलते हैं नोटो। नोटो क्या है? नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये होता है नोटो। तो जितना भी डोनेशन पूरे देश में होता है, वो सबको देख-रेख करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है नेशनल लेवल पे, वो होता है नोटो। अब नोटो जो रहता है नेशनल लेवल पे होता है, उसके अंदर रीजन में डिवाइड किया गया रहता है, जैसे नॉर्थ ज़ोन, साउथ ज़ोन, वेस्ट ज़ोन, ईस्ट ज़ोन। अब इस तरीके से डिवाइड किया गया है ज़ोन के अकॉर्डिंग और उस ज़ोन में फिर स्टेट के अकॉर्डिंग रहता है। तो नोटो के अंदर आ जाएगा रीजनल, रीजनल के बाद ये स्टेट। तो ये होता है नोटो, फिर रोटो एंड फाइनली सोटो। ये सब चीज़ें जो होती हैं, इस सब चीज़ों को गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट में जो लॉ पास किया था जिसको बोलते हैं एक्ट, वो होता है थोटा। थोटा जो एक्ट है, उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट। ये पास हुआ था 1994 में। तो जो थोटा है एक्ट है, जब पास हुआ था तो इनिशियली सिर्फ़ ये ह्यूमन ऑर्गन को इंक्लूड करता था, इसलिए इसको ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट भी बोलते थे। फिर 2011 में इसमें अमेंडमेंट हुआ और टिश्यूज़ को इंक्लूड किया गया। ट्रांसप्लांट को टिश्यू में जैसे कॉर्निया और ये सब चीज़ें आती हैं, तो इसको फिर थोटा बोलते हैं 2011 में के बाद। और 2011 में ही जो नियर रिलेटिव्स हैं उनका उसमें कौन-कौन डोनेट कर सकता है, उसमें ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चिल्ड्रन इनको इंक्लूड किया गया था। तो ये सारे चेंजेज़ जो हैं 2011 में आए थे। तो फाइनली हमने समझ लिया नोटो, प्रोटो, सोटो एंड थोटा। अब बात करें, इससे जो है डोनेशन जो है फुलफिल नहीं हो पा रहा था। अब डोनेशन जब फुलफिल नहीं हो पा रहा था तो फिर फाइनली हमारा जो नॉर्मल पहले क्राइटेरिया था कि 18 से 60 साल की उम्र के बीच में अगर कोई है तो वो अपना किडनी डोनेट कर सकता है। अब उस क्राइटेरिया से किडनी सबको मिल नहीं रहा था, तो फिर क्राइटेरिया को एक्सपेंड किया गया, जिसको बोलते हैं एक्सपेंडेड क्राइटेरिया डोनर। एक्सपेंडेड क्राइटेरिया डोनर में क्या है, सबसे पहला ये था कि अगर कोई 60 साल से ऊपर है, तो हम उसको भी ले सकते हैं या
50 से 60 साल के बीच में रिस्क फैक्टर के साथ ले सकते हैं। रिस्क फैक्टर में क्या होगा, अगर उसको हाइपरटेंशन है, या उसको स्ट्रोक हुआ है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, या क्रिएटिनिन जो है 1.5 से ऊपर है, तो ऐसे केसेस में हम लोग ले सकते हैं। तो पहला ये हो गया कि अगर 60 की एज से ज़्यादा है तो भी ले सकते हैं, तो वो एक्सपेंडेड क्राइटेरिया डोनर में आएगा। दूसरा, अगर उसमें रिस्क फैक्टर है और उसकी उम्र 50 से 59 के बीच में है, और पेशेंट को हाइपरटेंशन है, या सीवीए है, ये या क्रिएटिनिन 1.5 से है, तो ले सकते हो, और इसको एक्सपेंडेड क्राइटेरिया डोनर बोलते हैं। एक्सपेंडेड क्राइटेरिया डोनर, और ये मार्जिनल डोनर भी कहलाते हैं। अब एक्सपेंडेड अगर हम जब भी लेते हैं क्राइटेरिया डोनर, तो उनके ऑर्गन को लेने से पहले हम लोग उसकी बायोप्सी करते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं कि उसका जो किडनी है कितना फंक्शनिंग है, और ये कितना लेना चाहिए। उस हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बोलते हैं रेमोजी, और उसके बेसिस पे हम लोग स्कोर बनाते हैं, वायबिलिटी स्कोरिंग, उसको बोलते हैं रेमोजी स्कोरिंग। वो आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अब आ जाए, एक अलग चौथे टाइप का डोनर होता है जिसको बोलते हैं आईआरडी, इंक्रीज्ड रिस्क डोनर। आईआरडी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो आईवी ड्रग अब्यूजर होते हैं, या प्रिजन में रहते हैं। और ये जब आईवी ड्रग अब्यूजर या प्रिजन में रह रहे हैं, या इन्फेक्शन हुआ हो, और ये लास्ट 3 महीने के अंदर हुआ हो, और ऐसे लोगों का ऑर्गन अगर डोनेट करते हैं, तो इनको बोलते हैं इंक्रीज रिस्क डोनर। इस कैटेगरी में हमें ट्रिपल एच जो रहता है, एच आई बी, एच पी एस ए जी और एस सी बी, ये मैंडेटरी होता है। और जब भी ऐसे डोनर्स का किडनी लेते हैं, तो जिसको डोनेट कर रहे होते हैं उससे कंसेंट लेते हैं कि और उसको सब कुछ बता देते हैं कि हम किसका किडनी ले रहे हैं, और आपको आगे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको आगे चल के ट्रीटमेंट भी लेना पड़ सकता है उन डिजीजेस से लेकर। अब बात करते हैं डोनर इवेल्युएशन। यूजुअली जो डोनर रहता है 18 टू 65 ईयर्स के बीच में कंसिडर करते हैं, जबकि क्राइटेरिया में 18 टू 60 ईयर्स दिया रहता है। 60 के ऊपर 65 तक जो रहता है वो एक्सटेंडेड क्राइटेरिया डोनर में आते हैं। तो 18 से 65 ईयर्स के बीच में होता है, और 65 के ऊपर अब डिपेंड करता है, केस बाय केस, सबका नहीं लेते हैं। अब कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, अगर किसका किडनी नहीं ले सकते हैं। तो पहला, अगर वो सीकेडी का पेशेंट है, सीकेडी जिसमें जीएफआर 60 से कम हो, तो ऐसे का नहीं ले सकते। दूसरा, अगर उसको एक्टिव इन्फेक्शन है, तो उसमें भी नहीं लेते हैं हम लोग, जिसमें एचआईवी या ट्यूबरक्लोसिस है। अगर पेशेंट को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, तो इसमें भी नहीं लेते हैं। साथ में अगर पेशेंट को सिर्फ एक ही किडनी है डोनर को, तो ऐसे केसेस में नहीं लेते हैं। अगर डोनर प्रेग्नेंट है, या डोनर को मैलिग्नेंसी है। इस मैलिग्नेंसी का ध्यान रखना है, अगर स्किन मैलिग्नेंसी है तो उसमें डोनेशन ले सकते हैं, बट रेदर देन स्किन प्लस ब्रेन। इसको छोड़ के अगर कोई और मैलिग्नेंसी है, तो हमें डोनेशन नहीं लेना चाहिए। अब रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि अगर जो पेशेंट है, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर एक से ज़्यादा ड्रग, अगर हाइपरटेंशन का एक से ज़्यादा ड्रग यूज़ कर रहा है, या कंट्रोल्ड है, तो हाइपरटेंशन कंट्रोल्ड है एक से ज़्यादा ड्रग पे, तो ऐसे केसेस में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दैट इज़ अ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन और इंडिकेशन। फिर उसके बाद बीएमआई 30 से ऊपर है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। 30 से 35 के बीच में रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है इसमें प्लस माइनस होता है, अगर ज़रूरत पड़े तो ले सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है, उसको एक छोटा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कैल है, तो ये दैट इज रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर जरूरत पड़े तो इसको भी ले सकते हैं। या माइल्ड प्रोटीनूरिया है, लेस देन 300 मिलीग्राम पर डे, तो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब ये होता है कि दैट इज मतलब प्लस माइनस होता है, इसको ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो अगर कोई पेशेंट है, सिर्फ एक ड्रग ले रहा है हाइपरटेंशन का, और उसका बीपी कंट्रोल है अच्छे से, तो एक तरीके से कॉन्ट्राइंडिकेशन है, बट दैट इज नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। दूसरा, अगर उसका बीएमआई 38 से 35 के बीच में है, तो दैट इज ऑल्सो ए रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। फिर तीसरा, अगर उसको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कैल है, तो दैट इज ऑल्सो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। और चौथा, पेशेंट को प्रोटीनूरिया होता है, दैट इज लेस देन 300 मिलीग्राम पर डे, जो कि माइनर प्रोटीनूरिया कहलाता है, वो भी एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अब डोनेशन करने से पहले डोनर का क्या-क्या हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले रीनल फंक्शन जो रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रीनल फंक्शन एसेस करने के लिए यूजुअली जो हम लोग करते हैं, वो जीएफआर मेजर करते हैं, जबकि गोल्ड स्टैंडर्ड जो जीएफआर होता है, उसको अगर हम बात करें मेजर करने के लिए, तो आयोहेक्सॉल और आयोथैलेमेट। आयोहेक्सॉल और आयोथैलेमेट, ये जो रहता है जीएफआर को सबसे अच्छे तरीके से बताता है।
और इसको यूज़ करना चाहिए, बट इतना नहीं हो पाता है और हम लोग स्प्लिट रीनल फंक्शन जो रहता है डीटीपीए या मैक3 स्कैन यूज़ करके डिसाइड कर लेते हैं और ऐसे केसेस में जो डोनर रहता है, वो अपनी किडनी डोनेट कर सकते हैं। फिर जो लैब टेस्ट डोनर के लिए ज़रूरी होता है रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन जिसमें आपका सीबीसी, एलएफटी आता है। फिर उसके बाद फास्टिंग ब्लड शुगर, एचबी1एसी, लिपिड प्रोफाइल, यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, फिर कोagulation प्रोफाइल और ईसीजी। अब कोटा ने कुछ इन्वेस्टिगेशन जो मैंडेटरी किया हुआ है जिसमें से 7 इन्वेस्टिगेशन है जो कि चेक करने के लिए होता है। उसमें 3 ट्रिपल एच एक होता है, ट्रिपल एच में आपका आता है एचआईवी, एचबीएसएजी और एंटी-एससीबी। फिर बीडीआरएल के लिए टेस्ट, साइटोमेगालोवायरस के लिए एप्स्टीन बार वायरस और ट्यूबरक्लोसिस। तो टोटल 7 तरह के टेस्ट जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के, जिनको हमें करना होता है बिफोर एनी ट्रांसप्लांटेशन और ये जो है थोटा एक्ट में है। फिर अगला जो है इमेजिंग के लिए बात करें तो इमेजिंग के लिए हम लोग सीटी रीनल एंजियोग्राफी प्रेफर करते हैं। सीटी रीनल एंजियोग्राफी क्यों करते हैं? क्योंकि रीनल एंजियोग्राफी में हमें जो वेसल्स होंगे रीनल आर्टरीज वो अच्छे से दिख जाएंगी, कितनी वेसल्स हैं, नंबर्स हैं, वेन्स हैं, कोई एनोमलीज तो नहीं है, ये सब पता चल जाता है। जब भी ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें लेफ्ट किडनी यूजुअली प्रेफर करते हैं। अगर लेफ्ट किडनी नहीं है तो राइट किडनी ले सकते हैं, बट प्रेफरेंस लेफ्ट किडनी को दिया जाता है। उसका रीजन ये होता है कि लेफ्ट किडनी की वेन लंबी होती है और ट्रांसप्लांटेशन काफ़ी ईज़ी हो जाता है एनास्टोमोसिस करना। अगर राइट किडनी यूज़ करना है तो ऐसे केसेस में तब यूज़ करते हैं जब लेफ्ट किडनी में मल्टीपल आर्टरीज़ हो या कोई एब्नॉर्मैलिटी हो, तो हमें लेफ्ट की बजाय राइट किडनी यूज़ करना चाहिए। फिर पेशेंट जो है डोनर का एक साइकोलॉजिकल या साइको सोशल इवैल्यूएशन कराना चाहिए। जो पेशेंट है उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए और उसपे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, कोर्शन नहीं होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि किडनी डोनेट करने से क्या रिस्क होना चाहिए और उसकी दिमागी हालत पे क्या असर पड़ेगा, ये सब चीज़ें असेस करना होता है। और ऑडियो विजुअल जो रहता है कंसेंट लेना चाहिए। एक पेपर पे कंसेंट नहीं लेना होता है, ऑडियो विजुअल कंसेंट लेना होता है, जिसको अपलोड करना होता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशंस जो रहता है ये सब चीज़ें नोटो की जो वेबसाइट होती है उसपे अपलोड करता है। अगर कोई नॉन डायरेक्टेड या अल्ट्रुइस्टिक डोनर है, मतलब अपनी इच्छा कोई जो है समाज सेवा के लिए अगर डोनेट करना चाह रहा है या किसी को नहीं जानता है और डोनेट करना चाह रहा है, तो भी उसके लिए भी उसको स्टेट ऑथराइज़ेशन कमिटी से अप्रूवल लेके आना पड़ता है। तो क्या इम्पोर्टेंट है, स्टेट ऑथराइज़ेशन कमिटी जो है जिस स्टेट का है, वहाँ से उसको एक लेटर लेके आना होता है कि वो डोनेट कर सकता है। फिर उसके बाद हमने क्या-क्या इवैल्यूएट किया डोनर में लिविंग डोनर का अगर बात करें तो सबसे पहले स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग में हमने देख लिया पेशेंट का ऐज कितना है, एब्सोल्यूट इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, फिर रीनल फंक्शन एसेस करेंगे और कुछ बेसिक लैब इन्वेस्टिगेशन कराएँगे, इमेजिंग कराएँगे और फिर फाइनली साइको सोशल या एथिकल इवैल्यूएशन करेंगे। अब बात करें ट्रांसप्लांट से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें रहती है क्रॉस मैच या इम्यूनोलॉजी का, तो उस पे डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजी या क्रॉस मैच जो बचा रहता है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एबीओ टाइपिंग। तो एबीओ टाइपिंग क्या होता है? एबीओ टाइपिंग जो कॉमन ब्लड ग्रुप होता है, अगर इसमें मिसमैच रहता है, तो हमें जो पेशेंट को डिसेंसिटाइज़ करना रहता है। डिसेंसिटाइज़ेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग किसी 2 ऐसे डिफरेंट ब्लड ग्रुप को करा रहे हैं, जैसे ए को बी में दे रहे हैं या ओ में दे रहे हैं, तो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ पहले से ही रहती हैं रेसिपिएंट में डोनर के अगेंस्ट। तो ऐसे केसेज़ में हमें जो रेसिपिएंट है उसको ड्रग दे करके उसकी जो सेंसिटिविटी है उसको कम करते हैं या हम लोग जो है प्लाज़्माफेरेसिस करके उसकी सेंसिटिविटी एंटीबॉडीज़ जितनी है उसके शरीर से निकाल लेते हैं, जिससे कि जब वो ऑर्गन को रिसीव करे तो उसकी जो बॉडी की एंटीबॉडीज़ हैं, वो उस ऑर्गन पे अटैक ना करें और हाइपर एक्यूट रिजेक्शन ना हो। अब अगर जो मिसमैच हो आइडियल मिसमैच तो ज़ीरो मिसमैच होता है, ये सबसे अच्छा होता है बट ये पॉसिबल नहीं होता है। और फिर हम बात करें ए टू ओ, ए टू ओ जो एबीओ टाइपिंग होता है इसमें डिसेंसिटाइज़ेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ए टू ओ क्या होता है जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसमें 2 तरह के एंटीजन होते हैं, एक ए1 होता है, एक ए2 होता है। ए1 एंटीजन जो रहता है ये हाइली इम्यूनोजेनिक होता है, इसलिए इसमें क्या होता है जब भी ए1 पॉज़िटिव रहता है तो ऐसे केसेज़ में हमें हर पेशेंट्स को डिसेंसिटाइज़ करना चाहिए। जबकि ए2 की बात करें, ए2 एंटीजन जो रहता है उसको लो इम्यूनोजेनिक पोटेंशियल होता है। अब लो इम्यूनोजेनिक पोटेंशियल होने की वजह से हमें कई बार डिसेंसिटाइज़ेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात कर लें ब्लड ग्रुप टाइपिंग हो गया, दूसरा हो गया एचएलए टाइपिंग। जो एचएलए टाइपिंग होता है, वो बेसिकली एचएलए जो रहता है ए
बी और डी-आर। तो सबसे पहले हम बात करें ए-बी ग्रुप का HLA होता है और डी-पी, डी-क्यू और डी-आर। तो इसमें जो डी-आर होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर डी-आर से डॉक्टर याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहता है डॉक्टर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अगर हमें सिर्फ़ एक HLA टेस्ट करना रहा है तो वो हम HLA डी-आर टेस्ट करेंगे बिकॉज़ दैट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर सर्वाइवल। अब HLA टाइपिंग ब्लड ग्रुपिंग हो गया, तो फिर हमें सीडीसी क्रॉस मैच करना रहता है। सीडीसी क्रॉस मैच क्या बताता है? सीडीसी क्रॉस मैच बताता है कि उस जिसको हम डोनेट करने जा रहे हैं, जो रेसिपिएंट है, उसके अंदर डोनर के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं है। अगर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ पहले से ही रहती है, तो सीडीसी क्रॉस मैच से हम डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर ये पॉज़िटिव रहता है, तो हम डोनेशन नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये रहता है क्योंकि अगर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ पहले से रही, तो हाइपर एक्यूट रिजेक्शन लगाते ही ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता है और इसको बोलते हैं हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। अब सीडीसी क्रॉस मैच की तरह ही दूसरा टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं फ्लो क्रॉस मैच। तो सीडीसी और फ्लो क्रॉस मैच में क्या डिफरेंस है? सीडीसी क्रॉस मैच जो रहता है तब अगर हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ बनी रहती हैं, तो उसको डिटेक्ट करता है। बट ये देखा गया कि कुछ पेशेंट में बहुत लो लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं और उनमें ऑर्गन जो है रिजेक्ट हो जाता है, तो इसके लिए फ्लो क्रॉस मैच बनाया गया। फ्लो क्रॉस मैच जो रहता है इसलिए मोर सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि ये लो लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ को भी डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करता है, तो जिसकी वजह से हमें किसमें ऑर्गन देना है, नहीं देना है, पहले ही पता चल जाता है। फिर उसके बाद एक फाइनल जो न्यू स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है, वो होता है ल्यूमिनेक्स टेस्ट। ल्यूमिनेक्स टेस्ट तो उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। एंटीबॉडीज़ जो रहती हैं, एमएफआई का कॉन्सेप्ट, तो एमएफआई क्या होता है? एमएफआई जो रहता है मीन फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। तो एमएफआई जो रहता है मीन फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी, ये क्या करता है? ये जो रिसिपिएंट होता है उसके अंदर डीएसए मतलब होता है डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। तो ये जो रिसिपिएंट होता है उसके अंदर डीएसए को टेस्ट करता है कि डोनर के अगेंस्ट में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ कितनी है और है तो उसका स्ट्रेंथ कितना है। एंटीबॉडीज़ ही होना काफ़ी नहीं होता है, वो कितना बाइंड कर रही हैं, उस पे डिपेंड करता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एंटीबॉडी बाइंडिंग टू अ टारगेट सेल, उसको मेज़र करता है एमएफआई से। एमएफआई में क्वांटिफाइज डीएसए स्ट्रेंथ। तो इस टेस्ट को एमएफआई को डिटेक्ट करने के लिए जो कमर्शियल टेस्ट है उसका नाम होता है ल्यूमिनेक्स। ल्यूमिनेक्स जो रहता है वो कमर्शियल टेस्ट का नाम है। अगर एमएफआई की वैल्यू ल्यूमिनेक्स पे 1000 से ऊपर आ रही है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ट्रांसप्लांट ना करें, क्योंकि रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, रिजेक्ट हो जाएगा। तो 1000 से ऊपर जो रहेगा वो रिजेक्ट हो जाता है। फिर फाइनली जो रहता है वर्चुअल क्रॉस मैच। अब किसी की डेथ हुई और हमें उसके ऑर्गन को एलोकेट करना है तो अब उसके ऑर्गन को हम लोग एलोकेट करने के लिए अब 10 लोगों को रिसिपिएंट है। तो सबका बार-बार टिश्यू मैचिंग, एचएलए ये सब करने में इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो पहले से ही कंप्यूटर में रिकॉर्डेड है, उसकी कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट, उससे हम लोग उस डाटा को मैच करके और एक वर्चुअल क्रॉस मैच करके देखते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि किसमें सबसे कम रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। तो इससे क्या होता है कि जल्दी-जल्दी हम किसी जो ऑर्गन है, किसी और को जिसको एलोकेट करना है, एलोकेट कर लेते हैं। फिर फाइनली कन्फर्म करने के लिए हम जो है आगे सीडीसी क्रॉस मैच कराते हैं या फ्लो क्रॉस मैच कराते हैं। फिर एक टेस्ट होता है पीआरए। जो पीआरए टेस्ट होता है, वो ये बताता है कि जो रेसिपिएंट है, वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है डोनर के अगेंस्ट में। अगर पीआरए की वैल्यू 80% से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका बॉडी जो रेसिपिएंट का बॉडी है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये डोनर और ये रेसिपिएंट, ये डोनर है, ये रेसिपिएंट है। अब हम डोनर से कुछ भी रेसिपिएंट में डालेंगे, तो इसकी बॉडी की पहले से ही एंटीबॉडीज़ बना के रखती है उसके अगेंस्ट में। एंटीबॉडी बना के रखती है, तो इस एंटीबॉडीज़ को बना के रखती है, तो यही जो चीज़ होता है वो पीआरए से डिटेक्ट होता है। अब अगर पीआरए की वैल्यू 80% से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ डोनर से किडनी लेकर के और रिसिपिएंट को दिया, तो ये जो किडनी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि इसके अगेंस्ट में हाइली एंटीबॉडीज़ बन के रखे हुए हैं पहले से ही और हाइपर एक्यूट रिजेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हमें इसकी एंटीबॉडीज़ को हटाना होगा और एंटीबॉडीज़ को हटाने को ही बोलते हैं डीसेंसिटाइज़ेशन। डीसेंसिटाइज़ेशन एंटीबॉडीज़ को हटाने के लिए ही बोलते हैं। तो इसको कैसे हटा सकते हैं? या तो पूरा जो इसका प्लाज़्मा है उसको चेंज कर दें। वो प्लाज़्मा को चेंज करने को बोलते हैं प्लाज़्माफेरेसिस, या इस एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाएँ, इसको बोलते हैं आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स
तो आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है उसको देंगे और साथ में एक ड्रग होती है रिटुक्सीमैब। रिटुक्सीमैब क्या करता है? ये बाइंड करता है CD20 पे और CD20 किस कहाँ पे होता है? बी सेल्स पे। तो बी सेल्स ही एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। अब CD20 पे रिटुक्सीमैब बाइंड कर जाएगा, तो बी सेल्स एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाएँगे, तो ये एंटीबॉडीज़ की पॉपुलेशन ऑटोमैटिकली कम हो जाएगा। तो 3 तरीके से हम लोग जो डिसेंसिटाइज़ेशन कर सकते हैं, पहले प्लाज़्माफेरेसिस कर दें, फिर आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स का इंजेक्शन लगा दें और तीसरा जो है रिटुक्सीमैब जो रहता है वो CD20 से बाइंड करके बी सेल्स की पॉपुलेशन को कम कर दे और एंटीबॉडीज़ को ना बनाने के। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि अगर पेशेंट का पीआरए जो है अगर रिएक्टिव एंटीबॉडीज़ जो है प्लाज़्मा रिएक्टिव एंटीबॉडीज़ जो अगर बढ़ी हुई है 80% से ज़्यादा है, तो ऐसे केसेज़ में हम लोग पेयर डोनेशन कर सकते हैं। पेयर डोनेशन में मैंने ऊपर बताया कि उसमें हम लोग किडनी की अदला-बदली कर सकते हैं और ये जो है नोटो ने इसको 2023 में इंक्लूड किया था। अब आ जाओ डोनर के बारे में, तो डोनर की जो किडनी होती है निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जो आइडियल प्रोसीजर होता है, हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, ओपन, लैप या रोबोटिक। तो सबसे अच्छा तो रोबोटिक होता है, बट लैप जो रहता है प्रेफर्ड रहता है अप्रोच, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है और लेफ्ट साइड का हम लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं क्योंकि उसकी लॉन्गर वेन होती है। वार्म इस्कीमिया टाइम की बात करें तो यूजुअली हम पढ़ेंगे कि वार्म इस्कीमिया टाइम जो रहता है नॉर्मली 30 मिनट, कहीं-कहीं 20 मिनट्स लिखा रहता है, तो 30 मिनट से कम रहना चाहिए। अब लैब में जब हम सर्जरी कर रहे हैं, तो हमें सब कुछ बड़ा-बड़ा दिख रहा है, तो बुक्स में ऐसा लिखा है कि वार्म इस्कीमिया टाइम लैब के केसेस में आइडियली 3 मिनट से कम होना चाहिए, बट दैट इज़ एन आइडियल कंडीशन। यूजुअली अगर बात करें स्टैंडर्ड अगर ओपन प्रोसीजर में तो 30 मिनट से कम होता है एंड दैट शुड बी वार्म इस्कीमिया टाइम। दूसरा, जब भी हम किडनी निकालते हैं तो हमें एक तो लेफ्ट साइड की प्रेफ़र करना चाहिए, वार्म इस्कीमिया टाइम को कम रखना चाहिए, 30 मिनट से कम और लैब के केसेज़ में आइडियली 3 मिनट मानते हैं, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तीसरा, जो यूरेटर की सप्लाई है उसको बचा के रखना चाहिए और उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किडनी की में अगर कोई लोअर पोल पे आर्टरी जा रही है तो उसको बचा के रखना चाहिए, काटना नहीं चाहिए क्योंकि वो यूरेटर की सप्लाई हो सकती है। और दूसरा, जो पेरी-यूरेट्रिक टिश्यू है उसके अराउंड पेरी-यूरेट्रिक टिश्यू है उसको बचा के रखना चाहिए क्योंकि वही जो रहती है यूरेटर को सप्लाई करती है। अब जब भी हम किडनी को निकालते हैं तो किडनी में 2 सप्लाई आर्टरी और वेन की है, तो सबसे पहले हम लोग वेन को लाइगेट कर देते हैं। वेन को लाइगेट करने से क्या होता है, आर्टरी से फ्लो अभी भी जा रहा है तो इस किडनी जो है परफ्यूज़ होती रहती है। इसलिए आर्टरी को लास्ट में डिवाइड करना चाहिए और वेन को पहले कर देना चाहिए। तो इससे जो किडनी का वार्म इस्कीमिया टाइम है, वो हमें और थोड़ी देर मिल जाएगा। फिर उसके बाद अब जो पेशेंट आएगा जिसको हम लोग डोनर नेफ्रेक्टमी कर रहे हैं, तो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि डोनर की डेथ नहीं होनी चाहिए। डोनर की डेथ नहीं होनी चाहिए, बट जो डोनर की डेथ है, वो ऐसा नहीं है कि 0 होता है और वो 0.03% के आसपास है, नॉट नियरली इक्वल टू 0, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए और कॉम्प्लिकेशन रेट अगर बात करें ज़्यादातर में 1% कॉम्प्लिकेशन होता है। पोस्ट ऑप में हमें एनसेड अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, एनसेड जो रहता है, अब डोनर के पास सिर्फ़ एक ही किडनी बची है और उसे हम एनसेड देंगे तो उसकी जो बची हुई किडनी है वो भी खराब होने के चांसेस रहते हैं। अब बात करें, हमने लाइव डोनर की बात की, अब डिज़ीज़्ड डिसीज़्ड मतलब हो गया डेथ। अब डिसीज़ 2 टाइप के हो सकते हैं, ब्रेन डेथ या सर्कुलेटरी डेथ। तो अगर ब्रेन डेथ है, तो हमें सबसे पहले एक जो थोटा है, थोटा के में एक फॉर्म मिलता है हमें, फॉर्म 10। फॉर्म 10 का काम क्या होता है, अगर कोई ब्रेन डेड है तो हमें पहले 2 बार 6 पहले एक टेस्ट किया, उसके 6 घंटे बाद दोबारा टेस्ट किया और ब्रेन डेड डिक्लेयर हो गया। ये ब्रेन डेड डिक्लेयर जो रहता है, ये 4 लोग मिलके करते हैं। 4 मेंबर्स की कमिटी होती है अकॉर्डिंग टू थोटा एक्ट। तो ये जब 4 मेंबर्स की कमिटी डिक्लेयर कर देगी और फिर जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा एक फॉर्म फिल करेगा, फॉर्म 10। वो फॉर्म 10 जब फिल करेगा तो फिर इसको नोटो की वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। तो ये जो रहता है, ये ब्रेन डेड डोनर के लिए। अब कार्डियक डोनर में हमारा सबसे पहला जो टारगेट रहता है कि हमें वार्म इस्कीमिया टाइम जो है, उसको कम से कम रखना है। वार्म इस्कीमिया टाइम का मतलब है कि हार्ट बंद हुआ तो किडनी को ब्लड सप्लाई भी बंद हो गया। अब किडनी को ब्लड सप्लाई बंद हो गया, तो कितना जल्दी हम इसको यहाँ से निकाल के और इसमें फिर से सप्लाई चालू कर दे रहे हैं, चाहे यूडब्ल्यू सॉल्यूशन डाल दे रहे हैं। तो अगर यूडब्ल्यू सॉल्यूशन डाल दे रहे हैं, तो यूडब्ल्यू सॉल्यूशन डालने के बाद फिर उसको वापस कब दोबारा से एनास्टोमोसिस करके हम फिर से जब दूसरे बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देंगे, एनास्टोमोसिस कर देंगे आर्टरी का, फिर से ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो इस ये जो बीच का टाइम होता है, इसको बोलते हैं कोल्ड इस्कीमिया टाइम। कोल्ड इस्कीमिया टाइम और वार्म इस्कीमिया टाइम तब होती है जब हार्ट बंद हुआ और हार्ट बंद होने के बाद हमने एक्सटर्नली ऑर्गन को कितना जल्दी
यूडब्ल्यू सॉल्यूशन डाला, या दूसरा ऑप्शन है आर्टिफिशियल परफ्यूज़ कर रहे हैं, तो इसके बीच का जो टाइम रहता है वो होता है 30 मिनट्स। इसी को बोलते हैं वार्म स्कीमा टाइम, इसको 30 मिनट से कम रखना होता है। तो ऐसे वो 30 मिनट से कम रखने के लिए अगर कोई डेड हो गया है तो हमें क्या करना होता है, जो एओर्टा होता है और आईवीसी उसको कैनुलेट कर देना रहता है। एओर्टा आईवीसी को कैनुलेट करके जल्दी से जल्दी यूडब्ल्यू सॉल्यूशन या एसटीके सॉल्यूशन, यूजुअली यूडब्ल्यू सॉल्यूशन प्रेफ़र किया जाता है। यूडब्ल्यू सॉल्यूशन दे करके और किडनी को परफ्यूज़ करते हैं। हमारा टारगेट ये रहता है कि जो डोनर का जो मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है वो 80 एमएम से ज़्यादा रहे, यूरिन आउटपुट 1 एमएल से ज़्यादा रहे और टेम्परेचर जो है फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। फिर बात करें बैक टेबल प्रिपरेशन। बैक टेबल प्रिपरेशन में क्या करना होता है, अगर हमने जो किडनी लिया है और उसमें एक्सेसरीज़ आर्टरीज़ है, एक्सेसरी आर्टरी होती हैं, तो हमें क्या करना होता है कि अब एक किडनी है और उसमें मल्टीपल आर्टरी है। अब मल्टीपल आर्टरी होने की वजह से हमारा सर्जरी का टाइम लंबा हो जाता है, प्रोसीजर टाइम, क्योंकि हमें मल्टीपल एनास्टोमोसिस करना होता है, तो ये हम कर सकते हैं मल्टीपल एनास्टोमोसिस, या दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि वो जो पर्सन है वो तो डेड हो गया, अब उसकी एओर्टा तो बेकार हो गई है। वो काम नहीं आएगी और आईवीसी भी। तो हम जो रहता है ब्लड वेसल्स, जो एओर्टा आईवीसी रहता है उसकी वॉल को भी निकाल लेते हैं और उसके वॉल को ब्लड इसके साथ निकाल लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि हमें जब एनास्टोमोसिस करना होता है किडनी को, तो सिर्फ़ हमें ये जो कॉमन पैच है, क्योंकि ये पैच के बियॉन्ड तो एक ही रहेगी वेसल, ये कॉमन पैच से जोड़ देते हैं। तो इस पैच को बोलते हैं कैरल्स पैच। फिर जो हमने किडनी लिया है, अगर एक्सटेंडेड क्राइटेरिया डोनर में लिया है, तो उसको हिस्टोपैथ के लिए भेजेंगे और रेमोजी स्कोरिंग देखेंगे। रेमोजी स्कोरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि रेमोजी स्कोरिंग में अगर हम देखते हैं कि अगर 3 स्कोर तक है, तो हमें सिंगल किडनी देना होता है, क्योंकि डैमेज ज़्यादा नहीं हुआ है। फिर 6 स्कोर तक है, मतलब 4, 5, 6 के बीच में है, तो हम आइदर सिंगल या डबल में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंजरी काफ़ी स है। फिर अगर अगर 7 से ज़्यादा है, 7 या 7 से ज़्यादा है, तब तो हमें डबल किडनी, दोनों किडनी जो है एक ही डोनर को देनी पड़ती है। इसको बोलते हैं डुअल किडनी ट्रांसप्लांट। तो डुअल किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है कि अगर जो पेशेंट है, कई बार क्या होता है उसकी किडनी उतनी फंक्शनिंग नहीं होती है और इस्कीमिया टाइम ज़्यादा हो गया, तो ऐसे केसेज़ में जब हम रेमोजी स्कोरिंग करते हैं, तो उसमें हमें किडनी कितना डिस्ट्रॉय हुई पता चल जाता है। अगर वो स्कोर 7 से ऊपर आया है, तो हमें दोनों किडनी एक ही आदमी को लगानी पड़ती है। 2 अलग-अलग आदमी को नहीं दे सकते हैं। यूजुअली जब एक आदमी की डेथ होती है, तो उसके 2 किडनियाँ होती हैं, तो 2 अलग-अलग को मिलता है, बट ऐसे केसेज़ में एक ही को देते हैं। तो इसलिए बोला जाता है, अगर कोई लिविंग है, तो लिविंग है, तो लिविंग में कोल्ड इस्कीमिया टाइम जो रहता है, वो 12 आवर्स का रहता है, जो मैंने आपको बताया था, और अगर डेथ हो गई है, तो उसमें कोल्ड इस्कीमिया टाइम जो है 18 घंटे का रहता है। फिर अब बात करें यूरेट्रिक रीइम्प्लांटेशन, तो यूरेट्रिक जो रीइम्प्लांटेशन है, उसके लिए जो टेक्नीक यूज़ करते हैं, वो होता है लिश-ग्रेगोर। लिश-ग्रेगोर टेक्नीक में क्या होता है, हम लोग ब्लैडर के बाहर से एक्स्ट्रा वेसिकल जो रहता है, उस टेक्नीक से और यूरेटर को रीइम्प्लांट करते हैं। और दूसरा जो एनास्टोमोसिस होता है, वो एंटी रिफ्लक्स होता है। एंटी रिफ्लक्स होने की वजह से इसलिए रखते हैं कि वो यूरिन वापस रिफ्लक्स करके किडनी में जाके किडनी को डैमेज ना करे। और जो स्टेंट रहता है यूजुअली 2 टू 3 वीक्स, मतलब 14 से 21 दिन, 2 टू 3 वीक्स स्टेंट रखते हैं और स्टेंट को फिर निकाल देते हैं। अब बात करें कॉम्प्लिकेशन की, जो हमें कॉम्प्लिकेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें कॉम्प्लिकेशन डोनर को बताना होता है और एब्सोल्यूट कॉम्प्लिकेशन बनाना होता है डोनर को, ना कि रिलेटिव। तो सबसे पहला जो रहता है डोनर को हम बोलेंगे कि हेमोरेज, जो हेमोरेज रहता है बहुत कॉमनली होता है। इसका कॉम्प्लिकेशन ऑल्दो इसका इंसिडेंस जो है बहुत कम रहता है, 1% इंसिडेंस है, बट दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन केस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। दूसरा उसको बोलेंगे कि देयर इज़ चांसेस ऑफ लिम्फोसिल फॉर्मेशन। लिम्फोसिल इसलिए बनता है कि जो लिम्फैटिक्स हैं वो डैमेज हो गई हैं। अब लिम्फैटिक्स डैमेज हो गई हैं, तो उसकी वजह से लिम्फोसिल बन सकता है। तो लिम्फोसिल अगर छोटा है तब तो कंज़र्वेटिव चल जाता है, लेकिन अगर बड़ा हो जाता है, तो वो किडनी को कंप्रेस करने लगता है और नियर बाय ऑर्गन को कंप्रेस करने लगता है। तो ऐसे केसेज़ में हमें जो लिम्फोसील है उसको ड्रेन करना होता है। लिम्फोसील को ड्रेन करना होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक जो चीज़ होती है लिम्फोसील या हेमोरेज की वज़ह से किडनी जो पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप करती है, उसको बोलते हैं पेज किडनी। पेज किडनी में क्या होता है, जो किडनी रहती है वो ब्लड की वज़ह से या लिम्फ की वज़ह से कंप्रेस होने लगती है, जिसकी वज़ह से उसका फंक्शन चला जाता है, एंड दैट इज़ नोन एज़ पेज किडनी। अब बात करें लिम्फोसील के बाद, अब तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन होता है यूरेट्रिक लीक। जो यूरेटर हमने एनास्टोमोस किया है, वो लीक हो जाता है। ये मेनली क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम यूरेटर को ट्रांसप्लांटेड करने के लिए निकालते हैं, तो उसके जो पेरियूरेट्रिक टिश्यू है, वो हम लोग बचा नहीं पाते हैं और साथ में जो एडवेंटिशियल लेयर है, वो डैमेज हो जाती है। तो फाइनली जो एडवेंटिशियल लेयर डैमेज होती है, इसकी वजह से इस्कीमिया हो जाता है और बाद में पेशेंट को डिस्टल यूरेटर में लीक बैठ जाता है।
फिर यूरेटिक लीक के बाद अगला कॉम्प्लिकेशन है वस्कुलर थ्रोम्बोसिस। जो वेसल्स हमने एनास्टोमोस किया है, उसमें जो रहता है पोस्ट ट्रांसप्लांट जो रहता है थ्रोम्बस बन जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट जो है एनीरिया डेवलप करता है। एनीरिया अगर पोस्ट ट्रांसप्लांट इमीडिएट डेवलप हो रहा है, तो हमें हाईली सस्पिशन में रखना चाहिए वस्कुलर थ्रोम्बोसिस को। और डॉपलर जो इन्वेस्टिगेशन होता है, दैट इज़ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन टू बी डन टू रूल आउट वस्कुलर थ्रोम्बोसिस। फिर अगला जो है वो है डिलेड ग्राफ्ट फंक्शन। डिलेड ग्राफ्ट फंक्शन क्या होता है? अगर वार्म इस्कीमिया टाइम ज़्यादा होगा और किडनी अच्छी नहीं होगी, तो ऐसे केसेस में होता क्या है कि जो किडनी होती है काफ़ी लेट काम करती है। और डिलेड ग्राफ्ट फंक्शन तब बोलते हैं जब 1 हफ्ते के अंदर विदिन 7 डेज़, अगर ट्रांसप्लांट करने के बाद विदिन 7 डेज़ अगर पेशेंट को डायलिसिस पे ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिलेड ग्राफ्ट फंक्शन। जो ग्राफ्ट है लेट काम कर रहा है, ये इसकी डेफिनिशन होती है कि विदिन 7 डेज़ पेशेंट नीड्स डायलिसिस इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। इस ये मेनली होता क्यों है? क्योंकि पहले जो किडनी रहती है काफ़ी देर तक इस्कीमिया में चली जाती है, वार्म इस्कीमिया टाइम लंबा हो जाता है, कोल्ड इस्कीमिया टाइम लंबा हो जाता है। और जो किडनी है वो एक्सटेंडेड क्राइटेरिया डोनर की है या कार्डियक डोनर की है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, किडनी जो है काफ़ी देर तक इस्कीमिया में रहेगी। फिर जब हम उसको एनास्टोमोसिस करके उसमें ब्लड वापस पहुँचाते हैं, तो उसकी वजह से रीपरफ्यूज़न होता है जब, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनते हैं और किडनी को डैमेज करने लगते हैं। तो दैट इज़ नोन एज़ इस्कीमिया रीपरफ्यूज़न इंजरी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ डिलेड गार्ड फंक्शन? तो क्यों होता है? क्योंकि इस्कीमिया रीपरफ्यूजन इंजरी होता है, इस वजह से। अब अगला जो रहता है डिलेड ग्राफ्ट फंक्शन के बाद जो फाइनली जो ग्राफ्ट है, उसमें रिजेक्शन हो गया। रिजेक्शन हो गया तो रिजेक्शन जो रहता है वो 3 तरह का होता है। अगर पहला जो रिजेक्शन होता है वो होता है हाइपर एक्यूट। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन में क्या होता है? हाइपर एक्यूट रिजेक्शन में जो रहता है प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ रहती हैं, पहले से ही एंटीबॉडीज़ बनी रहती हैं और वो जैसे किडनी लगाए वैसे ही किडनी को उड़ा देते हैं। दैट इज़ नोन एज़ हाइपर एक्यूट। फिर दूसरा होता है एक्यूट रिजेक्शन। एक्यूट रिजेक्शन जो रहता है वो टी सेल मीडिएटेड रहता है। जबकि क्रोनिक रिजेक्शन क्या होता है, जब वो बॉडी के अंदर रहता है काफ़ी लंबे समय तक, तो फिर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं, धीरे-धीरे उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनने के बाद, वो एंटीबॉडीज़ को डिस्ट्रॉय करती है एंड दैट इज़ नोन एज़ क्रोनिक रिजेक्शन। तो अब बात करें इससे बचना कैसे चाहिए? तो जो इतने सारे हम टेस्ट कर रहे थे, पहला जो था क्रॉस मैच और दूसरा था पीआरए टेस्ट, जिसमें हम लोग एमएफआई टेस्ट कर रहे थे। एमएफआई जो था टेस्ट, उसमें मीन फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी, उसमें हम लोग टेस्ट कर रहे थे कि जो डोनर की एंटीबॉडी है वो कितना स्ट्रेंथ है उसका बाइंड करने का टू द टारगेट सेल। तो ये सब हमें जो है करना चाहिए। फिर फाइनली अगर सब कुछ सही रहा, मतलब हमने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के समय ब्लीडिंग हुआ, फिर पोस्ट ऑप में यूरेट्रिक लीक हो गया। हमने 2 एनास्टोमोसिस की थी, एक यूरेटर वाला था, यूरेट्रिक लीक हो गया, वेसल वाला किया था, वेसल जो है थ्रोम्बोसिस हो गया उसकी वजह से। फिर फाइनली जो लिम्फेटिक्स है वो डिस्ट्रॉय हो गया, लिम्फोसिल फॉर्मेशन हो गया। ये सब चलो होने के बाद ये सब ठीक रहा, तो फिर जो ग्राफ्ट है वो काम नहीं कर रहा है, तो डिलेड ग्राफ्ट फंक्शन चलो वो भी ठीक रहा, तो फिर फाइनली रिजेक्ट हो गया एक्यूट क्रोनिक की वजह से। और फिर फाइनली ये सब कुछ सही रहा, तो फिर पेशेंट जो है इन्फेक्शन डेवलप कर लेता है। इन्फेक्शन क्यों डेवलप करता है? क्योंकि पेशेंट जो है वो इम्यूनो सप्रेशन लेता है। अब इम्यूनो सप्रेशन लेता है तो काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, उसको आइसोलेशन में रखना होता है। पेशेंट को टच करने से पहले स्टेरिलिटी मेंटेन करनी रहती है और एक डॉक्टर ही एक पेशेंट को देखता है। कई लोग उसको भीड़ नहीं लगाते हैं और पेशेंट हमेशा मास्क लगा के रखता है, उसका हाइजीन मेंटेन करता है और ये सब चीज़ें करना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो जिसकी वजह से पेशेंट जो रहता है इन्फेक्शन डेवलप करता है और पेशेंट जो है लंबे समय तक कैथेटर पे रहता है, तो इस वजह से यूटीआई डेवलप करता है। इसलिए अगर ट्रांसप्लांट पेशेंट है, तो उसमें अगर बैक्टीरिया है, तो हम उसमें क्लोट्रिमॉक्साजोल जो होता है शुरू कर देते हैं। क्लोट्रिमॉक्साजोल शुरू कर देते हैं क्योंकि अगर हम अर्ली ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो देयर इज़ चांसेस कि ग्राफ्ट जो है फेल हो जाए। और कोशिश करेंगे कि जो स्टेंट या कैथेटर है उसको अर्ली से अर्ली रिमूव करें। फिर अब आ जाए 2 स्कोरिंग सिस्टम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। पहला था रेमोजी स्कोरिंग सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ द बाम्फ। रेमोजी स्कोरिंग सिस्टम और बाम्फ स्कोरिंग सिस्टम। तो पहले रेमोजी के बारे में पढ़ लेते हैं। जो रेमोजी स्कोरिंग सिस्टम होता है, ये बेसिकली इसमें 4 चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे किडनी होता है, किडनी में हमने पढ़ा था कि ये पीसीटी, डीसीटी लूप ऑफ वेल्डेड फिर फाइनली कलेक्टिंग डक्ट तक चली जाती है और इसके अराउंड कैपिलरीज़ होते हैं। तो इसमें बेसिकली 4 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले कि जो ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस उसमें स्क्लेरोसिस हो रहा है कि नहीं? पहला ग्लोमेरुलस स्क्लेरोसिस। फिर दूसरा जो फाइब्रोसिस है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, जो इंटरस्टिशियम है उसमें फाइब्रोसिस हो रहा है कि नहीं? इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। फिर तीसरा जो ये वेसल्स है, वेसल्स की जो इंटिमा है, उसमें जो है हेलिनोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो रहा है। तीसरा ये हो गया और फिर चौथा होता है ये ट्यूब्यूल्स की एट्रोफी, ट्यूबुलर एट्रोफी। इसके बेसिस पे स्कोर देते हैं 0 टू 3, टोटल ये 4 है तो 4 3 ज़ा 12।
बेसिकली हमें ये याद रखना है कि रेमोजी स्कोरिंग सिस्टम में 0 टू 12 स्कोरिंग होता है और ये डिसाइड करता है कि हमें सिंगल किडनी देना है कि डबल। तो डबल किडनी अगर 7 से ऊपर रहता है, तो डुअल किडनी ट्रांसप्लांट रहता है। अगर 8 से ऊपर रहता है, तो किडनी को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उससे नीचे जो रहता है 0 टू 3 सिंगल किडनी ट्रांसप्लांट, 4 टू 6 रहेगा, तो आइदर सिंगल या डबल वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल की पॉलिसी पे। अब बात करें बाफ स्कोरिंग सिस्टम, तो बाफ स्कोरिंग सिस्टम जो रहता है, ये रेमोजी प्री ऑपरेटिव रहता है, बाफ जो रहता है पोस्ट ऑपरेटिवली। ये बताता है कि जो रिजेक्शन हुआ है, क्यों हुआ है? एंटीबॉडी मीडिएटेड है या टी सेल मीडिएटेड है या क्रोनिक मीडिएटेड है। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड जो रहता है हाइपर एक्यूट रहेगा, टी सेल मीडिएटेड है या क्रोनिक मीडिएटेड। तो ये जो चेंजेस हैं, ये कैसे पता चलेगा? ये इसके लिए हमें किडनी की पैथोलॉजी स्टडी करनी पड़ेगी। तो जब हम किडनी की पैथोलॉजी देखते हैं, तो किडनी में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आते हैं बेस्ड ऑन द मतलब मैकेनिज्म। तो इसलिए पहला होता है इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन। अगर टी सेल रिजेक्शन होगा, टी सेल अगर रिजेक्शन हो रहा है, तो हमें याद रखना है वीआईटी, कि मतलब वी फॉर वेसल्स। जो वेसल्स होंगी, उसमें जो है, उसमें वेसल्स में नैरोइंग होने लगेगी, इंटिमा जो आर्थराइटिस हो जाएगा। तो अगर हमने बायोप्सी किया और वेसल्स में इंटिमल आर्थराइटिस मिल रहा है, तो टी सेल होगा। दूसरा आई से क्या होगा? आई से होगा इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन। आई से इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन होता है, अगर इंटरस्टिशियल है। और टी से ट्यूबलाइटिस, अगर ट्यूब्यूल्स में इन्फ्लेमेशन होगा। तो ये 3 इन्फ्लेमेशन होंगे, तो टी सेल रिजेक्शन होगा। तो टी टी सेल रिजेक्शन में क्या होगा? 3 रिजेक्शन कौन-कौन से होंगे? पहला हो गया इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल, फिर फिर ट्यूबुलाइटिस, ट्यूब्यूल का चला जाएगा, और फिर फाइनली वास्कुलर या वेसल्स, वेसल्स में इन्फ्लेमेशन होगा। तो ये जो इन्फ्लेमेशन होगा, ये बताते हैं कि टी सेल से रिजेक्शन हुआ है। अब बात करें एंटीबॉडी मीडिएटेड, अगर एंटीबॉडी मीडिएटेड होगा, तो ग्लोमेरुलस जो रहेगा और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़, उसमें इन्फ्लेमेशन रहता है और CD4 पॉजिटिव आता है। तो ये जो रहता है, इससे ये पता चलता है कि एंटीबॉडी मीडिएटेड है। और पेशेंट का जब हम टेस्ट करेंगे, तो उसमें ऑलरेडी हमें पता होगा कि डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेज़ेंट है पहले से ही। अगर क्रोनिक रिजेक्शन की बात करें, तो हमें जो रहता है इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस मिलता है, आईएफटीए जिसको बोलते हैं, और ट्यूबुलर अर्थराइटिस साथ में मिलेगा। तो ऐसे केसेस में क्रोनिक रिजेक्शन होता है। तो हमें क्या याद रखना है कि जो CD4 पॉज़िटिव या C4d पॉज़िटिव है, वो हॉलमार्क होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन का। अब आ जाए डोनर कॉम्प्लिकेशन का। तो हमने जैसे जो डोनर को कॉम्प्लिकेशन होता है बताना होता है, हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया था कि जो डोनर की मॉर्टेलिटी होती है 0.03% होती है। मतलब 3000 में से 1 डोनर तो मरता ही मरता है, ठीक है? 3000, अब हमने ऑपरेशन किया, 1 मर गया। फिर उसके बाद अब बात करें कि जो जीएफआर है, वो अ, डिक्रीज़ होता है और 80% तक आ जाता है। तो ये चीज़ उसको पता होना चाहिए कि जो किडनी डोनेट कर रहा है, उसका जीएफआर कम होगा, और कम होते-होते कई बार पेशेंट जो है सीकेडी भी डेवलप कर लेता है। इसलिए थोटो जो रहता है, नोटो नोटो ऐसे पेशेंट्स को प्रेफ़रेंस भी देता है, अगर उनको ट्रांसप्लांट कराना है तो। बढ़िया है। फिर अगला जो है हाइपरटेंशन। अगर कोई डोनर है और अपनी किडनी डोनेट कर रहा है, तो उसको हाइपरटेंशन होने का बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है। जो नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल पॉपुलेशन है, उससे 2 टाइम्स इंक्रीज़ रिस्क हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ उसको बताना चाहिए। फिर दूसरा, जो एंड स्टेज रीनल डिज़ीज़ है, 0.27%, 0.2 से डेथ जो है 0.03% हो गया। फिर उसके बाद जीएफआर ऑलमोस्ट 80%, और एंड स्टेज रीनल डिज़ीज़ जो है 0.27% होने के चांसेस रहते हैं। अगर वो डोनेट करने के बाद जो डोनर रहेगा, अगर वो फीमेल होगी और वो प्रेग्नेंट होगी, तो हाइपरटेंशन का रिस्क रहता है। इसलिए बोलते हैं कि ऐसे पेशेंट्स में प्री एक्लेम्पसिया का रिस्क रहता है। ओवरऑल उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट प्री एक्लेम्पसिया का रिस्क रहता है। अब बात करें जो डोनर होता है, तो ऐसे डोनर मरते क्यों हैं? अगर किसी ने अपनी किडनी डोनेट करी, तो मरते क्यों हैं? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूछेगा कि मैं मरूँगा क्यों? तो जो मरेगा, वो जो एज़ अ कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ जो रहता है, उसी की वजह से मरता है। वो किडनी डोनेशन की वजह से नहीं मरता है, या उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से नहीं मरता है। तो जो डोनर में मोस्ट कॉमन कॉज़ ऑफ डेथ होता है, वो कार्डियोवास्कुलर ही होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हमें एनुअली फ़ॉलो अप करेंगे, और कैसे फ़ॉलो अप करेंगे कि उनका हम बीएमआई चेक करेंगे कि वेट ना बढ़े। वेट बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, प्रॉब्लम होगी। फिर हम पेशेंट का जो है बीपी चेक करते रहेंगे। पेशेंट का जो है जीएफआर चेक करेंगे, किडनी जीएफआर कम तो नहीं हो रहा है। पेशेंट का जो है मेटाबॉलिक प्रोफ़ाइल और यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो चेक करेंगे। फिर इस सब चीज़ों के लिए काउंसल करके रखेंगे। अब बात करें, इससे रिलेटेड, डोनर से रिलेटेड क्या-क्या लॉ है?
तो मैंने बताया जैसे कि गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट पास किया था। गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट पास किया था 1994 में। 1994 में तो उसको बोलते थे थोआ। थोआ होता है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। फिर बाद में 2011 मॉडिफाई करके थोटा हो गया था। तो ये जो थोटा है, इस यही जो होता है इसके जो इस किताब में जो रूल्स लिखे हैं वही सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट उसी के हिसाब से होते हैं, और इसमें बेसिकली हॉस्पिटल ऑथराइजेशन कमिटी है, उसको ये रूल फॉलो करना होता है। अब हॉस्पिटल ऑथराइजेशन कमिटी जो रहता है वो डिस्कस किससे करता है? स्टेट ऑथराइजेशन कमिटी से। अगर कोई अनरिलेटेड डोनर होगा या अनटूरिस्टिक डोनर होगा। बाकी जो हॉस्पिटल ऑथराइजेशन कमिटी है उसके पास इतने सारे फॉर्म होते हैं जो उसको भरने होते हैं। तो फॉर्म जो भरने होता है, अगर पहले कोई हॉस्पिटल में आया, फिर उसके हॉस्पिटल जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे किसी भी हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है, उसी तरीके से कमिटी होती है हॉस्पिटल ऑथराइजेशन कमिटी। तो अगर कोई ब्रेन डेड हुआ तो वो फॉर्म 10 निकालेगा। फॉर्म 10 निकालेगा और उसमें ब्रेन डेथ हो गया है, उसका एक सर्टिफिकेट बनाएगा और उसको नोटो की साइट पे अपलोड कर देगा। अब अब देखा जाएगा कि जो जो ब्रांडेड हुआ है उसके साथ कोई है कि नहीं, उसे कंसेंट लिया जाएगा कि आपका ऑर्गन देना चाह रहा है, वो कंसेंट देगा फॉर्म 8 पर, ठीक है? फॉर्म 8 पर कंसेंट देगा, फिर जो कंसेंट देने के बाद फिर वो पूछा जाएगा रेसिपिएंट से, तो रेसिपिएंट जो है फॉर्म 9 पे कंसेंट देगा। फॉर्म 8 पे इसने दिया, फॉर्म 9 पे रेसिपिएंट ने कंसेंट दिया। फिर फाइनली ये सब जो नौटंकी है, वो हॉस्पिटल एक फॉर्म उसका रहता है, फॉर्म 12, जिससे ये पता चलता है कि वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है कि नहीं। ट्रांसप्लांटेशन के लिए वो हॉस्पिटल फॉर्म 12 होता है, वो हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, ठीक है? और ये जो सारी जो मतलब ये ब्रेन डेड हुआ है तो इसमें कोई घपला-वपला तो नहीं है, तो एक फॉर्म 17 आता है। फॉर्म 17 क्या होता है? उसमें जो आदमी डोनर बनने वाला है, उसकी सारी रिपोर्ट लगा के अटैच करके फॉर्म 17 में नोटो की वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। तो हमने बात किया नोटो, रोटो, सोटो कुछ नहीं होता है। नोटो इज़ नेशनल, रोटो इज़ रीजनल और सोटो इज़ स्टेट। हायरार्की होता है ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन जब ट्रांसप्लांट की बारी आती है, तो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। इसका मतलब ये होता है कि पहले कोई भी ऑर्गन आएगा, तो पहले शहर से शुरू होता है। शहर से शुरू हुआ, उस शहर में ऑर्गन है कि नहीं, किसको दें, पहले उनको प्रायोरिटी दी जाती है। फिर वो स्टेट में जाता है, फिर रीजनल में जाता है, फिर फाइनली नेशनल में जाता है, इस तरीके से। फिर जब भी कोई ऑर्गन होता है तो एक ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं। ग्रीन कॉरिडोर में क्या होता है कि हम लोग ट्रैफिक लाइट पूरा एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक, जहाँ से डोनर का निकाल के रेसिपिएंट तक पहुँचाना है, उसके बीच में सारी की सारी लाइट्स ग्रीन कर देते हैं और रास्ता बिल्कुल साफ कर देते हैं ट्रैफिक पुलिस की मदद से, तो सारा ऑर्गन आराम से पहुँच जाता है। फिर उसके बाद ग्रीन कॉरिडोर, ये नोटों का काम है। फिर उसके बाद तीसरा चीज़ है जो फ़ॉलो-अप का रिकॉर्ड है। अब ये हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारी है कि जिस पेशेंट ने अपनी किडनी डोनेट की है, उसका एक डाटा मेंटेन करे और उसको एनुअल फ़ॉलो-अप में रखे, और कब तक रखना है? पूरी ज़िंदगी, होल लाइफ़ टाइम। ताकि, और दूसरा ये भी चीज़ है कि उसको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। एंड स्टेज रीनल डिज़ीज़ अगर होगा, तो उसको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के लिए प्रेफ़रेंस लिस्ट में ऊपर रखा जाता है। फिर अब बात करें, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जैसे कोई एक दिल्ली का है और उसको डोनर जो मिला है एमपी से, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में अगर हम लोग अगर ये इसको देना चाहता है और ये इसको देना चाहता है, एक्सचेंज करना चाहते हैं दोनों अलग-अलग स्टेट के, तो इनको अपनी स्टेट गवर्नमेंट से या स्टेट अथॉरिटी से परमिशन लाना पड़ेगा। तो इसमें डुअल स्टेट एनओसी चाहिए होता है, अपने-अपने स्टेट से प्लस नोटो का अप्रूवल लगता है, तब जाके ये ट्रांसप्लांट हो पाएगा। तो हम बात करें ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन। ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन के लिए 4 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। ऐसा छोटा एक्ट में लिखा हुआ है और फॉर्म 10 पे डिक्लेयर करना रहता है। इसके लिए एपनिया टेस्ट करते हैं। एपनिया टेस्ट में क्या होता है कि पहले तो जो एबीजी भेजेंगे उसमें पीसीओ2 60 एमएमएचजी से ऊपर होना चाहिए, और दूसरा जो पीसीओ2 बढ़ रहा है वो 20 एमएमएचजी से ऊपर होना चाहिए। 20 एमएमएचजी से ऊपर होना चाहिए, और पीसीओ2 जो है जो फाइनल रीडिंग है वो 60 एमएमएचजी से ऊपर होना चाहिए, और पेशेंट का कोई रेस्पिरेटरी एफर्ट नहीं होना चाहिए। फिर कुछ एथिकल चीज़ें होती हैं जो डोनेशन से जुड़ी होती हैं। पहला ये कि जो डोनर है, उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए, उसपे खुद की इच्छा होनी चाहिए। ये कोई एक मार्केटिंग बिज़नेस नहीं होना चाहिए, और इस पूरे डोनर प्रक्रिया को गुप्त रखते हैं। इसमें कोई फंडिंग पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है और कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। और कोई भी अपना किडनी डोनेट करना चाहता है समाज सेवा के लिए, तो उसके पहले दिमागी हालत चेक की जाती है, क्योंकि अब उसके पास अ, क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है, ये चेक करना ज़रूरी होता है। इसलिए साइकोलॉजिकल क्लीयरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कोई अल्ट्रुइस्टिक डोनर है, वो अपना क्यों देना चाहता है। फिर उसके बाद हम बात करें डोनर्स के लिए रीसेंट एडवांसेस क्या-क्या हैं। जब भी हम ऑर्गन निकालते हैं, तो ऑर्गन निकालने के बाद जैसे पहले हार्ट बंद हुआ और बॉडी के अंदर
किडनी है, किडनी की सप्लाई चली गई। अब इसको सप्लाई स्टार्ट करने में आर्टिफिशियल जो सप्लाई स्टार्ट करने में जो बीच का समय है उसको वार्म स्कीम या टाइम बोलते हैं। तो अब हम इसको नॉर्मल कैसे कर सकते हैं? आर्टिफिशियली इसका सर्कुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं या यूडब्ल्यू सॉल्यूशन में डाल सकते हैं। तो हम जो इसको परफ्यूज़ करते हैं आजकल, एक तो यही रहता है कि बॉडी के अंदर ही परफ्यूज़न स्टार्ट कर देते हैं। तो इन सिटू परफ्यूज़न जो होता है इन विवो या इन सिटू परफ्यूज़न रहता है, नॉर्मोथर्मिक मशीन से कर सकते हैं या हाइपोथर्मिक। नॉर्मोथर्मिक या हाइपोथर्मिक मशीन से करते हैं, तो उससे क्या होता है इस ऑर्गन को वार्म स्कीम या टाइम कम हो जाता है और डैमेज होने से बचा लेते हैं। तो ये परफ्यूज़न में एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि मशीन के थ्रू नॉर्मोथर्मिक मशीन परफ्यूज़न करते हैं और किडनी को बचाते हैं। फिर पहले हम लोग अब इम्यूनोलॉजी में नया कॉन्सेप्ट क्या है? पहले हम लोग एचएलए मैचिंग करते थे, ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग करते थे, अब एक नया चीज़ आ गया इप्लेट मैचिंग, इप्लेट एपिटोम मैचिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें डोनर रेसिपिएंट के बीच में इप्लेट और एपिटोम होता है, उसको बाइंड करा के देख लेते हैं। जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडी होता है, उसी तरीके से इप्लेट एपिटोम होता है और छोटे लेवल पे होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो उसको मैचिंग कराते हैं, तो इप्लेट एपिटोम मैचिंग। दूसरा वर्चुअल क्रॉस मैच के बहुत सारे हैं, तो हम लोग कंप्यूटर में डेटा डाल के चेक कर लेते हैं किडनी किससे मैच कर रहा है, तो एलोकेट जल्दी कर सकते हैं। और तीसरा होता है डीएसए मॉनिटरिंग जैसे डिस्कस किया था। डीएसए क्या होता है? डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। इसको मॉनिटर करने के लिए क्या करते हैं? मीन फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी या ल्यूमिनेक्स। ल्यूमिनेक्स टेस्ट जो रहता है, लिबनेस टेस्ट जो रहता है वो किसको डिटेक्ट करता है? मीन फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। ये डिटेक्ट करता है कि एंटीबॉडी की कितनी पावर है वो डोनर के उस टारगेट सेल से बाइंड करने की। और डिसेंसिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया आ गया है। इसमें डिसेंसिटाइजेशन में हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा प्लाज़्मा जो है चेंज कर देते हैं, दैट इज़ प्लाज़्माफेरेसिस। फिर आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स और रितुक्सीमैब। अब नई ड्रग भी आई हैं जैसे कि बोर्टोज़ोमिब, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बोर्टोज़ोमिब को। फिर अगला बात करते हैं हम लोग हेपेटाइटिस सी पॉज़िटिव जो है, अगर डोनर हेपेटाइटिस सी पॉज़िटिव है तो हेपेटाइटिस सी नेगेटिव को आफ्टर कंसेंट के बाद ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बट हमें उसको काउंसिल करना होगा कि ट्रांसप्लांट लेने के बाद फिर उसको हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट लेना होगा। जो उस वो ट्रीटमेंट पे रहेगा हेपेटाइटिस सी के लिए। फिर जेनेटिक टेस्टिंग, अगर कोई अफ्रीका से डोनेट करना चाहता है और अफ्रीका का रहने वाला है, तो हमें एपॉल1 जीन का टेस्ट करना होता है। ये एक नया फीचर ऐड हुआ है ट्रांसप्लांट में, एपॉल1 अगर कोई अफ्रीका से है तो। दूसरा हम लोग सिस्टिक डिज़ीज़ के लिए पॉलीसिस्टिक किडनी डिज़ीज़ पीकेडी 1 और 2 के लिए भी स्क्रीनिंग करते हैं, एक तरीके का नया होता है। इससे होता क्या है कि अगर पीकेडी 1 या एपॉल1 अगर पॉज़िटिव है और ऐसे लोग अगर अपना किडनी डोनेट कर देते हैं, अब उनकी जो ब बची हुई किडनी है तो पता चला बाद में चल के उसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिज़ीज़ डेवलप हो गया और वो सीकेडी में चला गया। तो इसलिए चेक कर लेते हैं, उस टाइम तो नॉर्मल था, लेकिन बाद में सीकेडी ना हो इसलिए चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगला है केपीडी और नीड। तो केपीडी और नीड क्या होता है? तो केपीडी का मतलब है किडनी पेयर डोनेशन, इसमें किडनी की अदला-बदली कर लेते हैं 2 लोग आपस में मिलके। और नीड का मतलब क्या होता है कि जैसे ये ए है, ए के पास डोनर है, बी है, बी के पास डोनर है और सी है। तो अब ए के पास जो डोनर है, इससे मैच नहीं कर रहा है, बी का भी डोनर इससे मैच नहीं कर रहा है। फिर एक बंदा आया, उसने बोला मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक या समाटेरियन। तो ये समाज सेवा करना, इसने ए को किडनी दिया। अब ए का किडनी दिया तो अब इसके पास तो किडनी जो डोनर है, वो क्या करेगा? बी को दे देगा। अब बी को दे देगा, तो बी वाला जो है सी को दे देगा। इस तरह एक चेन स्टार्ट हो जाती है। इसको इसी को बोलते हैं नीड चेन्स, नीड चेन्स। तो नीड का फुल फॉर्म क्या हो गया? नीड में एन जो रहता है नॉन साइमल्टेनियस, ठीक है? नॉन साइमल्टेनियस क्यों बोलते हैं? और अभी बताता हूँ। ई का मतलब होता है एक्सटेंडेड, फिर ए का मतलब होता है अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक और डी का मतलब होता है डोनर्स। तो नॉन साइमल्टेनियस का मतलब ये होता है कि जो ये डोनर है, अल्ट्रुइस्टिक डोनर, उसने ए को जो किडनी डोनेट किया, तो जो इसके पास डोनर है तुरंत नहीं डोनेट करना है। अब ये अपना डोनर बचा के रख सकता है और जब इसको दूसरा डोनर जब कभी भी मिले, बाद में मिले, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जिसको इसकी किडनी ज़रूरत है तो वो उसको दे देता है। तो ऑपरेशन जो है तुरंत साथ में नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए इसको नॉन साइमल्टेनियस बोलते हैं। और एक्सटेंडेड अल्ट्रुइस्टिक डोनर इसमें एक साथ नहीं करना चाहिए। जबकि हम लोग जब किडनी स्वैप करते हैं, तो वो साथ में करते हैं। क्यों? इसलिए ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर आपने पता चला इसने इसको दे दिया और इसका डोनर ने मना कर दिया, तो इसलिए तुरंत साइमल्टेनियस करते हैं। तो अब अगला बात करते हैं टॉलरेंस पे। टॉलरेंस पे नया चीज़ आ गया है। पहले टॉलरेंस जो रहता था, उसको कम करने के लिए हम डिफरेंट तरह की इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबायोटिक ये सब चीज़ें यूज़ करते थे। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है काइमेरिज़म और दूसरा है ब्लॉकेट। तो काइमेरिज़म क्या होता है? काइमेरिज़म में क्या होता है कि ये जैसे हम समझ सकते हैं, ये डोनर है, ये रेसिपिएंट है। अब
डोनर से रेसिपिएंट को हमें ऑर्गन देना है, तो ऑर्गन देने से पहले हम क्या करते हैं, स्टेम सेल, जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल होता है, वो निकाल के रेसिपिएंट को दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, अब रेसिपिएंट के एंटीबॉडीज़ जो रहेंगी, बोन मैरो में इसके डाल दिया, अब वहाँ पे स्टेम सेल जो रहेंगी, ये एंटीबॉडीज़ बनाएँगी, तो जब इससे हम ऑर्गन लेंगे, तो ये इसको आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे कि यार ये तो हमारा वाला है, हमारा ही वाला है, तो इसको डैमेज नहीं करेंगे। तो ये 2 तरीके से कर सकते हैं। तो पहला एक तो ये होता है कि हम जो रेसिपिएंट का बोन मैरो फुली रिप्लेस कर दें। फुली रिप्लेस कर दें, मतलब पूरा इसके डोनर के स्टेम सेल से रिप्लेस कर दें। तो इसको फुल काइमेरिज़म बोलते हैं, फुल डोनर। ये यूज़ नहीं होता है। दूसरा जो है मिक्स्ड काइमेरिज़म। मिक्स्ड काइमेरिज़म में क्या होता है कि हमने डोनर से हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल लिया, रेसिपिएंट में डाला और ये कुछ टाइम तक के लिए टेम्परेरी उसकी बॉडी में रहा और इसने एंटीबॉडीज़ बनाई और उस एंटीबॉडीज़ जो है अब इस समय मिक्स टाइप की हैं। एक रेसिपिएंट की भी मिक्स बॉडी है और डोनर की भी, दोनों की रेसिपिएंट की बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं। तो जब ऑर्गन लेगा तो वो रिजेक्ट नहीं होते हैं। दैट इज़ नोन एज़ मिक्स्ड काइमेरिज़म। फिर अगला कॉन्सेप्ट होता है को-स्टिमुलेशन ब्लॉकेज। को-स्टिमुलेशन ब्लॉकेज क्या होता है? अब कोई भी ऑर्गन क्यों डैमेज होता है? टी सेल जो रहता है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और ये टी सेल है। अब इसमें 2 पाथवे होता है, जिससे ये बाइंड करता है। एक होता है CD28 वाला पाथवे। तो CD28 जो रहता है, बाइंड करता है CD80 या CD86 से। दूसरा पाथवे होता है CD40, जो बाइंड करता है CD40 लिगैंड से। तो जो CD40 और CD40 लिगैंड वाला पाथवे ये अंडर रिसर्च है। अभी इसके लिए जो ड्रग बनाई गई है, वो होता है बिलाटासेप्ट। तो अगर हम लोग कोई ऐसी ड्रग दे दें जो CD40 और CD40L वाले पाथ को जो कि बिलाटासेप्ट करता है, ब्लॉक कर दे, तो टी सेल स्टिमुलेट नहीं हो पाएँगे, तो एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाएँगे। दूसरा CD20, CD80, 86 पाथवे को अगर हम लोग ब्लॉक करते हैं, अगर हम लोग इसको ब्लॉक करते हैं, तो इस पे जो ड्रग है काम करेगी और फिर फाइनली जो है, इससे क्या होगा कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा और पेशेंट जो है ड्रग फ्री ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो फाइनली बात करें कि जो हम बात करें डोनर का जो जीएफआर एस्टिमेट करते हैं, जो डोनर का जीएफआर एस्टिमेट करते हैं, वो हम लोग बेसिकली क्रिएटिनिन बेस्ड करते हैं। तो क्रिएटिनिन बेस्ड जीएफआर जो रहता है, उसका नुकसान क्या है कि अगर पेशेंट जो है पतला-दुबला है, लो मसल मास है, तो उसमें क्रिएटिनिन क्या होगा? कम होगा। तो ये इससे क्या होगा? ओवर एस्टिमेशन हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए जो लो मसल मास होते हैं, उसमें क्रिएटिनिन ओवर एस्टिमेट करता है जीएफआर को। दूसरा अपोल1 के बारे में मैंने बात किया। अपोल1 जो रहता है, अगर किसी के अंदर ये जीन है, तो वो सीकेडी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर डोनर नेफ्रोलिथियासिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो डोनर किडनी में स्टोन है और स्टोन बहुत छोटा है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो जो ओटी टेबल में किडनी लगाने से पहले स्टोन को निकाल लें, या जब इस किडनी को ट्रांसप्लांट कर दें, उसके बाद स्टोन की सर्जरी कर दें। तो ये 2 ऑप्शन रहता है और ये हमेशा अकॉर्डिंग टू थोटा जो है, रेसिपिएंट को बता के उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। फिर उसके बाद किडनी डोनर प्रोफाइल इंडेक्स की बात करें, तो इसमें क्या रहता है कि ये बेसिकली यूएस में होता है। यूनॉस जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो यूएस की है। जैसे इंडिया में नोटो है, वैसे यूनॉस यूएस की ऑर्गेनाइज़ेशन है और यूनॉस का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेटवर्क फॉर ऑर्गन शेयरिंग, ठीक है? तो इसके लिए होता है किडनी डोनर प्रोफाइल इंडेक्स, पूरा एक कंपोजिट स्कोर मेंटेन करता है, जिससे कि ग्राफ्ट कितना लंबा है, लॉन्गेविडिटी कितनी है, कितने लंबे समय तक चलेगी और किसको जो है डुअल किडनी ज़रूरत होगी या किसका वेटिंग लिस्ट शॉर्ट रखना है, किसका लॉन्ग रखना है, ये सब चीज़ें करते हैं। फिर अगला जो कॉन्सेप्ट है, वो एससीवी पॉज़िटिव का है। हम एससीवी पॉज़िटिव का किडनी एससीवी नेगेटिव में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसमें हम लोग नई डीए थेरेपी से कर सकते हैं। अब इसको रूटीनली किया जाने लगा है। ठीक, फिर अब किसी ने अपनी किडनी डोनेट की कर रखी है और उसको बाद में ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो, तो ऐसे लोगों को प्रायोरिटी मिलती है, ट्रांसप्लांट प्रायोरिटी लिविंग डोनर्स को। फिर फाइनली जो रहता है एक्सपेरिमेंटल, जो कुछ चीज़ें हैं जो वायबिलिटी को मार्क करते हैं, जैसे कि फ्लेविन और लैक्टेट। तो फ्लेविन और लैक्टेट जो रहता है, ये परफ्यूज़न मार्कर्स होते हैं। तो मशीन कितने अच्छे से परफ्यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें 2 टेस्ट होता है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और दूसरा होता है लैक्टेट क्लीयरेंस, ये चेक करते हैं। ये मार्कर करते हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर जो जिसने भी डोनेट किया है किडनी, तो उसके बाद प्रेगनेंसी को कम से कम 1 साल तक अवॉइड करना चाहिए। फिर जो थोटा का जो रिकॉर्ड है, वो 10 साल तो मिनिमम कम से कम रखना चाहिए, अगर डोनर या रेसिपिएंट कोई भी मर गया तो भी। फिर उसके बाद करें कि हायरार्की क्या होता है डोनर नोटो एलोकेशन के अकॉर्डिंग, तो इसमें सबसे पहले लोकल लेवल पे देखा जाता है, फिर रीजनल या नेशनल लेवल पे, ऐसे में प्रायोरिटी दी जाती है। फिर दूसरा जो लिस्ट होता है, सबसे पहले प्रेफ़रेंस दिया जाता है ज़ीरो मिसमैच वाले को, फिर दूसरा प्रेफ़रेंस दिया जाता है हाई पीआरए को, तीसरा पीडियाट्रिक में, फिर फाइनली अगर सब कुछ सही रहा तो फिर वेटिंग टाइम को। फिर अब बात करें कि फ़ॉलो-अप कैसे करते हैं, तो फ़ॉलो-अप जो रहता है हमेशा पेशेंट का लाइफ लॉन्ग करना होता है। अगर पेशेंट जो है डोनर
फ़ॉलो-अप 1 साल से फ़ॉलो-अप नहीं आ रहा है, तो हमें स्टेट अथॉरिटी को रिपोर्ट करना होता है। फिर बात करें कि एक्कोमोडेशन क्या होता है? एक्कोमोडेशन का मतलब होता है कि हमने जो है इनकम्पैटिबल एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी ट्रांसप्लांट किया है, तो कुछ टाइम बाद जो बॉडी है, उसमें भले डोनर के अंदर एंटीबॉडी बना हुआ है, उसकी बॉडी एडजस्ट कर जाती है, एंटीबॉडीज़ होने के बावजूद, तो उसको बोलते हैं एक्कोमोडेशन। मिक्स्ड काइमेरिक प्रोटोकॉल हमने डिस्कस कर लिया है, कोल्ड इज़ इस्कीमिया टाइम डीजीएफ कोरिलेशन भी डिस्कस कर लिया है। अगर हम लोग ज़्यादा अगर 24 घंटे से ज़्यादा अगर किडनी को स्टोर करेंगे तो ग्राफ्ट फंक्शन जो है डिलेड ग्राफ्ट फंक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है? फिर फाइनली जो है डोनर के हक की बात करें, तो डोनर को जो है रीइम्बर्समेंट मिलता है, जो खर्च मिलता है उसको कोई पेमेंट नहीं मिलता है। हमेशा याद रखना है रीइम्बर्समेंट मिलता है कि उसका जो थोड़ा बहुत है लेकिन नहीं मिलेगा, कोई भी पेमेंट नहीं मिलता है। फिर उसके बाद पब्लिक हेल्थ अगर एक डोनर है तो उससे कम से कम 8 लोगों को ऑर्गन मिल सकता है, 8 लोगों को। तो और जो नेशनल एम है, वो एट लीस्ट है कि 1 पर मिलियन डोनेशन रेट से ज़्यादा हो। तो मतलब 10 लाख पे कम से कम 1 डोनर तो होना चाहिए। जैसे 10 लाख की पॉपुलेशन है और उसपे कम से कम 1 डोनर होना चाहिए। तो ये उनका टारगेट 1 या उससे ज़्यादा डोनर हो 10 लाख की पॉपुलेशन में। तो ये उनका मेन एम है, ठीक है? फिर उसके बाद अगर बाय चांस हमने ट्रांसप्लांट किया है और ट्रांसप्लांट के बाद बिना ऑब्स्ट्रक्शन के या बिना किसी इन्फेक्शन के अगर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो हमें ग्राफ्ट की बायोप्सी करनी चाहिए। ग्राफ्ट की बायोप्सी करने से क्या पता चलता है, किसी भी तरीके का रिजेक्शन तो नहीं है या एटीएम तो नहीं है, वो रूल आउट होता है।